A very good morning to all of you. Students, today we will study chapter 3 in geography, अपवाह। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अध्याय की रूपरेखा पढ़ लेते हैं। अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र, झीलें, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। तो बच्चों जानेंगे अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, भूपृष्ठ की रचना, चट्टानों का स्वरूप और भूमि की ढलान आदि के अनुसार जो मुख्य नदी है तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं वो मिलकर जल प्रवाह की एक विशेष रूपरेखा तैयार करती हैं और इसे अपवाह प्रणाली अथवा अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत में अपवाह तंत्रों के स्वरूप। बच्चों, भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अपवाह तंत्र मिलते हैं: जालमय, वृक्षाकार तथा अरीय। और बच्चों अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जालमय अपवाह तंत्र। स्टूडेंट्स, इस अपवाह तंत्र का निर्माण उस समय होता है जब किसी नदी की नदियां, जैसे कि एक बड़ी नदी है, मुख्य नदी है, उसकी जो नदियां हैं धरातल के ढलान के अनुसार बहती हैं और इसे चट्टानों का स्वरूप व्यवस्थित करता है। उदाहरण के लिए बच्चों, जिन क्षेत्रों में कठोर तथा नर्म शैलें एक साथ बिछी होती हैं वहाँ नदियाँ चट्टानों की पट्टियों के साथ साथ बहती हैं। और इस प्रकार की जो अपवाह प्रणाली है उसमें नदियाँ जो होती हैं बच्चों वो प्रायः अधिक लंबी होती हैं और इस अपवाह तंत्र को जाल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नदियाँ एक दूसरे को बहुत ही निकट से काटती हैं और एक जाल सा बना देती हैं। देखो बच्चों, ये दिखाया भी गया है जालीनुमा अपवाह, पूरा जाल सा बना हुआ है ना। अब बच्चों पढ़ते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रणाली। बच्चों, वृक्षाकार अपवाह प्रणाली का विकास मुख्यतः निम्न धरातल वाले प्रदेशों में होता है जहाँ शैलों का वलन या भ्रंशन बहुत ही कम होता है, लेकिन पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में भी जो वृक्षाकार अपवाह प्रणाली है वो पाई जाती है। और बच्चों, भारत के दक्कन के पठार को अपवाह प्रणाली जो है वो इसका मुख्य उदाहरण है। कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी नदी के जो बेसिन हैं उनमें वृक्षाकार अपवाह तंत्र जो है आपको बहुत बड़े रूप में फैला हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है उसके कुछ भागों में भी अपवाह तंत्र का वृक्षाकार रूप देखने को मिलता है। और बच्चों, हिमालय क्षेत्र की अपवाह प्रणाली भी वृक्षाकार है। देखिए, दिखाया भी गया है, ये देखिए इस तरीके से, है ना, ऐसे लग रहा है ना वृक्षों की तरह से, वृक्षों के आकार की तरह से। अब बच्चों पढ़ते हैं अरीय अथवा अपकेंद्री प्रणाली। बच्चों, इस प्रणाली में नदियां एक उच्च केंद्रीय बिंदु से सभी दिशाओं में बहती हैं और ये साइकिल के पहिए की जो तार होती है ना उनकी तरह दिखाई देती हैं। ऐसी रचना का विकास जो है प्राय गुंबदाकार उच्च लावा प्रदेशों या जो ज्वालामुखी शंकु होते हैं उनमें होता है। और राजस्थान में माउंट आबू क्षेत्र और झारखंड में बच्चों हजारीबाग जो पठार है और रांची के आसपास के उच्च प्रदेशों में अरीय अपवाह का ही विकास हुआ है। स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ।
सबसे पहले तो महानदी। ये जो नदी है भारत में बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है ना, और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गोदावरी नदी, ये नदी पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग से निकलती है और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कृष्णा नदी, स्टूडेंट्स, ये जो नदी है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और भीमा, तुंगभद्रा और पश्चिम गंगा जो हैं वो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब है स्टूडेंट्स कावेरी नदी। ये नदी बच्चों पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है और रास्ते में ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से गुजरती है। ये शिव समुद्र नामक स्थान पर एक सुंदर सा जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी, यह नदी अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। ताप्ती नदी, बच्चों ये नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से अल्ताई के पवित्र कुंड से निकलती है और ये नदी भी अंत में खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे नदियों की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, हिमालय से अनेक बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं और इनमें जो 3 प्रमुख नदी हैं वो हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। बच्चों गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है और ये नदियां हिमालय के उस पार से निकलती हैं और इन नदियों का उद्गम क्षेत्र जो है वो कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर के निकट है। और इन नदियों की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले तो ये नदियां जो हैं वो बहुत लंबी दूरी तक हिमालय के समांतर बहती हैं, है ना, और फिर ये एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं और हिमालय की पर्वत श्रेणी को काटकर उत्तरी मैदान में पहुंच जाती हैं। दूसरा बच्चों, हिमालय को पार करते समय इन नदियों ने अपनी घाटियों को गहरा करके महाखड्ड अथवा कैनियन बनाई, है ना। इन नदियों ने अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी से जो उत्तरी मैदान है उसको बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है और ये नदियाँ उत्तरी मैदान में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जा गिरती हैं। और बच्चों ये जो नदियाँ हैं ये भारी मात्रा में जल और गाद का अपवाह करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 2 नदियाँ गंगा तथा ब्रह्मपुत्र आपस में मिलकर संसार का यानी कि इस दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अब जो पढ़ते हैं कि इन नदियों से भारत को क्या लाभ है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों से भारत को निम्नलिखित लाभ हैं। सबसे पहले तो जो हिमालय की नदियां हैं वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं और जिससे कि जो उत्तरी मैदान है वो बहुत उपजाऊ होते हैं, है ना। फिर हिमालय की जो नदियां हैं बच्चों वो पूरा साल बहती हैं और इनसे नहरें निकालकर पूरा साल खेतों की सिंचाई की जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में काफ़ी दूरी तक नौका वाहन किया जा सकता है। इस प्रकार ये जो नदियां हैं ये परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। चौथा लाभ ये है बच्चों कि हिमालय की नदियों के दोनों किनारों पर महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं और ये नदियां इन नगरों में जो पेयजल है उसकी आपूर्ति करती हैं। और 5वां है बच्चों कि हिमालय की जो नदियां हैं उनकी कुछ सहायक नदियों पर बांध बनाए गए हैं और इन बांधों से जल विद्युत यानी कि बिजली बनाई जाती है। और छठा है बांध के जो पीछे बनी झीलें हैं उनमें मछलियां पाली जाती हैं और ये लोगों को सस्ता प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा
और हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताएं पढ़ी, उनके लाभ के बारे में पढ़ा। और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम भारत में अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बच्चों, होमवर्क से आपको ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको लर्न करना है, ठीक है? और जितना आज हमने पढ़ाया है उसको भी रिवाइज करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।